नमस्कार। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रयोजनमूलक हिंदी में अनुवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुवाद में आने वाली समस्याएं, अनुवाद कैसे बेहतर बनाया जाए, इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में हम अनुवाद के साहित्यिक तथा गैर साहित्यिक अनुवाद के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं हम साहित्यिक और गैर साहित्यिक अनुवाद का तुलनात्मक अध्ययन हम पढ़ते समय कैसे कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है वो आता है विपरीत धर्मिता। साहित्यिक अनुवाद और साहित्येतर अनुवाद यद्यपि दोनों अनुवाद हैं, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर है। साहित्यिक अनुवाद वैयक्तिक कलापरक तथा शिल्प शैली से अलंकृत होता है, किंतु साहित्येतर अनुवाद में वैयक्तिकता, अलंकारिकता अनुपस्थित रहती है। अनुवादक को मात्र वस्तुनिष्ठ शैली स्वीकार करनी पड़ती है। वैयक्तिकता के आग्रह के कारण कभी कभार मूल रचनाकार स्पष्ट अथवा अर्थ संकोच के बजाय अर्थ विस्तार में खो जाता है और इससे मूल रचना का सही और स्वस्थ आस्वादन श्रोता अथवा पाठक को नहीं मिल पाता है। इसकी तुलना में साहित्येतर अनुवाद तथ्यात्मक तथा सूचनापरक होने के कारण इस त्रुटि से बच जाता है। कभी कभी स्रोत भाषा की विषय सामग्री की जटिलता के कारण उसके अनुवाद को स्पष्ट, सुबोध और संप्रेषणीय बनाने के लिए साहित्यिक अनुवाद अर्थ संकोच अथवा अर्थ विस्तार की शरण लेता है, परंतु गैर साहित्यिक अनुवादक के लिए ये छूट अनुवाद की प्रकृति तथा प्रवृत्ति के कारण वर्जनीय है। साहित्यिक अनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की प्राय कोई अहम भूमिका नहीं होती, परंतु गैर साहित्यिक अथवा सूचनापरक अथवा साहित्य में पारिभाषिक शब्दावली अनिवार्य है। साहित्यिक अनुवाद में अनुभूति की सघनता, संवेदन के विविध रूप तथा रागात्मकता होती हैं, परंतु जो गैर साहित्यिक अनुवाद हैं उसमें इसका अभाव रहता है। साहित्यिक अनुवाद में पुनर्सर्जन की संभावना हो सकती है और भावानुवाद के लिए भी गुंजाइश हो सकती है, परंतु गैर साहित्यिक अनुवाद में न तो पुनर्सर्जन के लिए कोई अवकाश होता है और न भावानुवाद या भाषानुवाद के लिए कोई स्थान। केवल अपने आप को शब्दानुवाद तक ही सीमित रखना पड़ता है। तो ये मूल रूप से अंतर होता है। साहित्यिक तथा गैर साहित्यिक अनुवाद में जो अंतर दिखाई पड़ता है वो अभी हमने यहाँ पर देखा। आइए हम आगे जानते हैं अनुवाद विज्ञान है या कला। बड़ा जटिल प्रश्न है ये। कुछ लोग अनुवाद को विज्ञान मानते हैं और कुछ लोग अनुवाद को कला मानते हैं। प्रायः ये प्रश्न उठाया जाता है कि अनुवाद विज्ञान है या कला। वस्तुतः तो अनुवाद विज्ञान और कला दोनों है। थियोडोर सेवरी ने इसे बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है। इसकी तुलना चित्रकला और फोटोग्राफी जैसी कलाओं से भी की जा सकती हैं,
क्योंकि इन दोनों कलाओं में मूल पदार्थ होता है और चित्रकार अथवा फोटोग्राफर अपनी कला से उसका चित्र अथवा फोटो खींचता है। कई बार ये चित्र मूल रूप से भी सुंदर होता है। इस अर्थ में यदि ये दोनों कलाएं कला के क्षेत्र में आती हैं तो अनुवाद भी कला है, क्योंकि अनुवादक मूल कृति को अपनी कला के माध्यम से इसी भाषा में अभिव्यक्त करता है। अनुवाद विज्ञान होने का भी दावा कर सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जो विज्ञान अथवा गणित के सूत्रों का भी अनुवाद किया जाता है। इस स्थिति में अनुवाद यथातथ्य होता है और उसका वही स्वरूप होता है जो किसी वैज्ञानिक विषय वस्तु का होता है। ये बात अनुवाद की कला के संबंध में थियोडोर सेवरी बताते हैं। लेकिन थियोडोर सेवरी अनुवाद को कला स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि सहज सफलता की खोज में अनुवाद को अक्सर पुनर्सृजन करना पड़ता है। अगर यह अनुवाद न लगे तो वहाँ मूल लेखक की हत्या होती है, और यदि अनुवाद ही लगे तो भी मूल लेखक की हत्या होती है, क्योंकि मक्खी की जगह मक्खी चाहिए, जीवित उड़ान भरती हुई भिनभिनाती हुई। तात्पर्य यह है कि अनुवाद स्वतंत्र सरल भी है। अनुवाद को कला मानने का आधार यह भी है कि अनुवादक को मूल रचना की आत्मा को लक्ष्य भाषा में प्रतिबिंबित करना पड़ता है। आत्मा का यह प्रतिबिंब किसी यंत्र अथवा मशीन द्वारा संभव नहीं। अनुवाद को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का यह मत है कि अनुवाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आदि से अंत तक सुनिश्चित तथा सार्थक नियमों को सत्य, निष्ठा और तटस्थता के साथ अनुवादक को पालना पड़ता है। स्रोत भाषा के भावों का अनुवादक द्वारा ग्रहण, उसका मानसिक रूप से भाषांतरण, उसके बाद लक्ष्य भाषा से उसकी अभिव्यक्ति, अनुवाद की प्रक्रिया इस प्रकार वैज्ञानिक होती है। विद्वानों का एक वर्ग अनुवाद को शिल्प मानता है। उनके अनुसार पत्रकारिता, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी सामग्री तथ्यात्मक सूचनापरक होती हैं, जिसमें न तो संवेदना होती है और न रागात्मकता। उसमें प्रशिक्षण आवश्यक है, वह उपयोगी कला है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अनुवाद विज्ञानोन्मुख कला है। उसके साथ ही यह भी कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि का विज्ञान पक्ष एवं प्रयोग की कला धर्मिता मिलकर अनुवाद को एक वैज्ञानिक कला बना देते हैं। अनुवाद और प्रतीक सिद्धांत। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनुवाद और प्रतीक सिद्धांत के बारे में। कहा जाता है कि अनुवाद केवल अर्थ का अंतरण है, परंतु अर्थ अपनी अभिव्यक्ति के लिए शब्दाश्रित होता है। शब्द की सार्थकता संबंध एवं संदर्भ से प्राप्त होती है। अनुवादक को स्रोत भाषा के अर्थानुकूल प्रतिकार्य का चुनाव करना पड़ता है ताकि मूल अर्थ संप्रेषित करने में किसी प्रकार की दुर्बलता या कठिनाई का अनुभव न हो। प्रतीक से तात्पर्य है चिन्ह, लक्षण, प्रतिरूप। प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य विषय का प्रतिनिधित्व उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है। अनुवाद एवं प्रतीक सिद्धांत पर चर्चा करते हुए डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव लिखते हैं कि कथ्य का प्रतिकारम अनुवाद है। सीमित अर्थ यह है कथ्य का भाषांतरण अनुवाद है। प्रतीक की धारणा में 3 इकाइयाँ हैं। पहली सांकेतिक अर्थ, दूसरा संकेतार्थ और तीसरा संकेतन प्रतीक। संकेतित वस्तु बाह्य जगत में स्थित इकाई हैं, जैसे घोड़ा या किताब। संकेतार्थ वक्ता के मन में स्थित इस इकाई की संकल्पना है। प्रतीक इस संकेतार्थ को अभिव्यक्ति देने वाली इकाई हैं जो संकेतित वस्तु के स्थान पर कुछ विशिष्ट संदर्भों में प्रयुक्त होती है। प्रतीक की संकल्पना के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कथ्य की संकेतार्थक है और प्रतीक का नाम उसकी अभिव्यक्ति है। संकेतित वस्तु और प्रतीक के संबंध आरोपित हैं।
ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए एक कथ्य के लिए एक ही भाषा में अनेक पर्यायवाची शब्द तक हो सकते हैं। यूँ प्रतीक व्यवस्था में एक भाषा में एक प्रतीक एक अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। इस भाषा के अनुवाद में प्रतीक व्यवस्था द्वारा अभिव्यक्ति अर्थ को दूसरी प्रतीक व्यवस्था द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए काउज ईट ग्रास, गायें घास खाती हैं। मूल में काऊ गाय की संकल्पना का प्रतीक है और ग्रास तृण का। इसकी जगह हिंदी अनुवाद में गाय तथा घास का प्रयोग होता है। अनुवाद के आधार, प्रक्रिया तथा स्वरूप आदि की दृष्टि से विविध प्रकार होते हैं। रोमन याकोब्सन प्रतीक के आधार पर अनुवाद का वर्गीकरण निम्न प्रकार करता है: अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतर्भाषिक अनुवाद किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण अंतर्भाषिक अनुवाद है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने अपने प्रारंभिक उपन्यासों का लेखन उर्दू शैली में किया और बाद में उसका अन्वयांतर हिंदी शैली में किया। दूसरा है अंतर्भाषिक अनुवाद। एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा अंतरण अंतर्भाषिक अनुवाद है। इस अनुवाद में अनुवादक का द्विभाषी होना आवश्यक होता है। अनुदित कृति में दो भाषाओं की संरचना और संस्कार एक दूसरे में अंतर्मुक्त होकर संश्लिष्ट रूप से स्थित मिलते हैं। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, इसमें प्रतीक एक की व्यवस्था का आधार भाषा होता है, लेकिन प्रतीक दो भाषेतर व्यवस्था की अपेक्षा रखता है। इसके अनुसार किसी कहानी या उपन्यास का फिल्म के दृश्य बिंबों द्वारा प्रतीकांतर किया जा सकता है। लेमनिन उपन्यास का फिल्मांकन इसका उदाहरण है। कामायनी को नृत्य नाटिका का रूप दिया जाए तो वह भी इसी कोटि में आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये अनुवाद और प्रतीक सिद्धांत किस प्रकार से इनका आपस में अंतर संबंध है। तो आज की कक्षा में हमने जाना साहित्यिक तथा गैर साहित्यिक अनुवाद का अंतर, अनुवाद विज्ञान है अथवा कला है, और अनुवाद और प्रतीक सिद्धांत का संबंध। इन अध्यायों में अगर विद्यार्थियों को कुछ समझने में परेशानी है, दिक्कत है, तो आप मुझसे पुनः संपर्क कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। मैं और आप मिलकर इन समस्याओं का समाधान करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।